चलो बच्चे लोग, स्वागत है फिर से आप सभी का। और आज के क्लास में लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ह्यूमन आइज को देखा था। ह्यूमन आइज के बारे में हर एक चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज जल्दी से उसको लिख डालते हैं, टाइम नहीं लगाते, इसलिए हमने क्या करा, इसको पहले से अपना लिख लिया, क्योंकि इसको लिखने में स्क्रीन के सामने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे। और यहाँ से यदि हम लोग बात करें बच्चे लोग, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहला नंबर जो अपना ये था मुद्दा, उसको देखोगे तो फर्स्ट हेडिंग अपना था ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज क्या होता है? द आई लेंस ओवरऑल बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब ह्यूमन आइज जो है, आप सभी जानते हो कि मानव का जो नेत्र होता है ओवरऑल एक कन्वेक्स लेंस के जैसा बना होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के ट्रांसपेरेंट प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो आप लोग ये बात जानते हो, तो इसी को हम लोग जल्दी से लिख डाला। फिर दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है अपना रेटिना। रेटिना की बात करो तो क्या, आई लेंस के पीछे वाला जो सरफेस था, है नहीं, उसी का नाम रखा गया था रेटिना। रेटिना पे क्या है? रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखता तो है, बनता तो है, लेकिन ब्रेन उसको एग्जैक्ट क्लियर देखने के लिए उसको इरेक्ट करके देखता है। ठीक है बच्चा, तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, द बैक पोर्शन ऑफ आई लेंस वेयर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म ब्रेन सेंस इज इरेक्ट। लेकिन ब्रेन क्या करता है? इसको सीधा देखता है। ठीक है भाई। तीसरा नंबर आ जाओ, आपने येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट पढ़ा था, याद है? येलो स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट आपके रेटिना का वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव होता है, जहां पे इमेज जो बनता है वो सबसे ब्राइटर होता है, सबसे चमकीला होता है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, द येलो स्पॉट इज द पार्ट ऑफ रेटिना वेयर इमेज फॉर्म इज ब्राइटेस्ट या मोस्ट ब्राइटेस्ट, ऐसा लिख दिया। अगला नंबर ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है बच्चा? बोले सर ब्लाइंड स्पॉट क्या है? रेटिना का वो पार्ट जिसका जो सेल्स होता है वो लीस्ट सेंसिटिव होता है, सबसे कम सेंसिटिव होता है, और जहां का बना हुआ इमेज कभी इंसान को दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये फिर ये भी बात हम लोगों ने समझ ली कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है। उसके बाद आ जाओ सिलियरी मसल्स। अब यदि आप बात करोगे सिलियरी मसल्स पे, तो सिलियरी मसल्स याद है आपको? आई लेंस ऊपर और नीचे से जिस मसल्स से कनेक्टेड था, उसी कनेक्टेड लेंस का, सॉरी, उसी कनेक्टेड मसल्स का नाम रखा गया था सिलियरी मसल्स, जिसके थ्रू आप आई लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करने की वजह से उसके फोकस क्या हो जाएगा बच्चा? चेंज हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो ये फिर अगला नंबर बात करो सिलियरी मसल्स के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस पे हम लोगों ने बात नहीं किया था बच्चा। देखो, भगवान ने आपको इस तरीके का एक आंख दिया हुआ जिसमें एक कमाल का फीचर्स है। क्या कमाल का फीचर है? मिली माइक्रो सेकेंड में आप इसके फोकस को चेंज कर लेते हो। ठीक है, जब मर्जी होता है आप नजदीक की चीजों को देखते हो और जब मर्जी होता है दूर की चीजों को देखते हो। लेकिन जिस क्षमता के कारण, जिस पावर के कारण ये देखने को मिलता है, उसी का नाम रखा जाता है बच्चा लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। नजदीक की और दूर की चीजों को एकदम क्लियर देखने का जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसी का नाम रखा गया पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्या? रेंज ऑफ विजन। आप सभी को पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इसको ऐसा नहीं कि कहीं भी लेके आके रख रहे, बहुत नजदीक लाएंगे तब भी ये हमको ठीक से दिखाई नहीं देगा, और बहुत दूर चला जाएगा तब भी ये ठीक से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो क्या है, इसका एक रेंज होता है ह्यूमन आइज को देखने का। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अपनी आंखों के लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हो तो ये आपको क्लियर दिखाई देता है, और इनफाइनाइट मतलब सेंटीमीटर के तुलना में कुछ ज्यादा मीटर, 2-4-10 मीटर तक रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है 20 मीटर पे, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चूंकि सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में उसका हम 10 मीटर को देखते तो वो बड़ा होता है डिस्टेंस, इसलिए हम लोग नियर पॉइंट को हमेशा 25 सेंटीमीटर रखते हैं और फार पॉइंट को हमेशा इनफाइनाइट रख देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर की तुलना में ये डिस्टेंस तो 10 मीटर का बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको फार डिस्टेंस को इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है भाई साहब, इनफाइनाइट तक आप क्लियर देख रहे हैं। उसके बाद क्या है? रेंज ऑफ विजन के बाद आ जाइए परसिस्टेंस ऑफ विजन पे। बोले सर ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? देखो, जब आप किसी भी कंसिक्यूटिव लाइट पल्स, लगातार 2 लाइट पल्स को देखोगे, जैसे आप क्या करो, 1 मिनट में 1000 फोटो खींच लो किसी रूम का। जैसे आप बच्चे लोग क्या करते हैं, किसी भी एक जगह पे है, आप कहीं एक जगह पे खड़ा होके और रोड पे चलते हुए आदमी का क्या करो, 1 सेकंड में, ठीक है, जैसे 1 सेकंड में आप 10 फोटो खींच ली ऐसा, या 20 फोटो खींच ली।
अब इस सभी फोटो को क्या करो, आप ऐसे स्लाइड करके देखने की कोशिश करो। जब कभी भी ऐसा होगा कि दो लगातार फोटो के बीच का समय यदि 1/10 सेकेंड से कम हो जाएगा तो दो फोटो में आप अंतर पता ही नहीं कर पाओगे, पहला वाला कौन सा था, दूसरा वाला कौन सा था। तो ये वीडियो के रूप में इंसान इसमें चलता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे तारे जमीन पे आपने देखा होगा एक डायरी बनाता वो छोटा सा बच्चा, और उस छोटे से बच्चे को देखोगे तो डायरी को ऐसे उल्टाता है। तो जब वो डायरी को ऐसे उल्टाता है तो ऐसे चलता हुआ इमेज उसमें दिखाई देता है। पहले वो बच्चा मम्मी पापा के साथ रहता है, फिर धीरे 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 वो उससे अलग हो जाता है। नहीं तो वीडियो तो था नहीं, उस बच्चे के द्वारा बनाया वो सारा पेंटिंग था, इमेज था। लेकिन जब उसने क्या किया, इसी इमेज के बीच का टाइम गैप 1/10 सेकेंड से कम कर दिया तो उसमें आपको वीडियो प्ले होता हुआ दिखता है। कमाल का एक ज्योमेट्री उसने दिखाया था इसमें, तो बच्चे के पास कितना अच्छा नॉलेज था उसके लिए। चलो भाई ठीक, तो ये आप देखोगे तो उसमें परसिस्टेंस ऑफ विजन आप समझ चुके हो नहीं कि 1/10 सेकेंड से कम समय गैप यदि दो लाइट पल्स के बीच होता है तो उसको हम लोग अलग अलग पता नहीं कर पाते, डिफरेंटली देख नहीं पाते हैं। ठीक है। रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट का मतलब रहता है कि यदि आप किसी वस्तु को यहाँ पे रखो, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो, तो इसके टेल से एक रेज आपकी आंखों पे पहुंच रहा है और इसके हेड से भी एक रेज आपकी आंखों पे पहुंच रहा है। यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि उसके टेल और हेड दोनों से आने वाली रेज जो आपके आंखों पे एंगल बना रहा है, वो एंगल यदि 1 मिनट से कम हो जाए या 1/60 डिग्री से कम हो जाए तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्लियर देख नहीं पाओगे। ठीक है बच्चा, और इसी वजह से हम लोगों को बनाना पड़ता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तो क्या है, द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम एंगल जो बना हुआ आपकी आंखों पे है, यदि 1/60 डिग्री से यदि कम हो जाए तो दो ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे आप सभी को पता है कि जितने भी सॉलिड्स है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन वो जो सॉलिड बना हुआ होता है वो मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा होता है कि उससे आने वाले जो एंगल्स बनता है आपकी आंखों पे वो क्या है, 1/60 डिग्री से कम होता है, और इसी वजह से उसमें आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देता है। आई बात समझ में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देता है, पर यदि आप उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हो तो आपको दिखता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना भी है, जैसे छोटे छोटे जितने भी वस्तु है, छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, फंगी वगैरह है, नहीं वो सब चीजें आपको नॉर्मल नेकेड आई से नहीं दिखता है, नेकेड आई से नहीं दिखता है, पर यदि आप उसी को देखने की कोशिश करोगे किसी माइक्रोस्कोप की मदद से तो वो आपको क्लियर विजन कर पाएगा, दिख पाएगा। वो किसकी वजह से दिख पाएगा, तो वह रिजॉल्विंग लिमिट की वजह से। आगे बात समझ में, तो रिजॉल्विंग लिमिट जो है ये एक इंफॉर्मेशन देता है कि इसका मतलब दुनिया में एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए जो क्या कर सके, एंगुलर सेपरेशन को बढ़ा सके। और यदि आप किसी छोटे से ऑब्जेक्ट के भी एंगुलर सेपरेशन को बढ़ा सकते हो किसी भी कारणों से, कैसे भी करके, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, और इसी से माइक्रोस्कोप का जो है आविष्कार हो पाया है। ठीक है बच्चा लोग, तो चलो ठीक है, इस पे हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आई डिफेक्ट को। ठीक है, कल हम लोग आई डिफेक्ट और उस पर रिजॉल्विंग पे बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का थोड़ा सा क्लास छोटा सा रखा क्योंकि एक काम था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे लोग।